और आज हम लोग करेंगे लाइफ प्रोसेस। तुम लोगों को लगता है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, इतने सारे डायग्राम्स हैं, कैसे याद होगा, हम लोग कुछ भूल जाएंगे। तो वो सारा तुमने वैसे तो बहुत बार पढ़ रखा होगा, लेकिन आज फिर मैं एक अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, कोई भी डाउट्स तुम्हारे ना रहें, और तुम लोग बहुत अच्छे से आंसर्स एग्जाम में अपना लिख कर आओ। तो तुम लोगों को ध्यान से देखना है, अपनी नोटबुक पेन वगैरह रख लेना, ताकि कुछ भी पॉइंट्स हो तो नोट करते जाना, क्योंकि लिखते रहोगे सुनते रहोगे तो तुम्हारा हाथ भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है, कान भी चल रहे हैं। तो जब हमारी बहुत सारी सेंसेस साथ काम करती हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं। अब लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, हम लोग पढ़ेंगे कि भाई लाइफ है क्या चीज, कौन से प्रोसेस हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, और कोई भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, उसके अंदर हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक मोटिव है कि लाइफ प्रोसेसेस जो लाइफ को हेल्प करते हैं सस्टेन करने में, उनको पढ़ना है, और नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए वो हम लोग पढ़ेंगे। अब है हमारे पास लाइफ के अंदर सबसे पहली चीज तो है, कोई भी चीज है जो मूवमेंट शो कर रही है, तो वो मूवमेंट जो भी शो करता है दैट इज अ लिविंग बीइंग। ये अभी तक हम लोग जनरल मानते हैं, जैसे कोई डॉगी दौड़ रहा है, या तुम लोग भागते हो, कोई बिल्ली जा रही है, पक्षी उड़ रहा है, तो ये बर्ड, तो ये सारी चीजें जो है हमारी ये लिविंग थिंग्स में आती हैं। ऐसे ही प्लांट्स, कोई ग्रो कर रहा है, किसी कोई प्लांट बढ़ रहा है, कोई ब्रीथ कर रहा है ह्यूमन बीइंग, और उसके बॉडी में विजिबल मूवमेंट्स हैं, ये सारी मूवमेंट। लेकिन बायोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी बहुत जरूरी हैं। अब हमारे पास एक लीफ है जो मिमोसा पुडिका यानी कि टच मी नॉट प्लांट की है। अब जब इसको टच करते हैं तो ये लीफ भी ऐसे मूव करती है, तो ये हमारे पास ये भी एक मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया। अब बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि विजिबल मूवमेंट चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड है या नहीं है, दे आर नॉट sufficient, there must be some molecular movements also। तो molecular movements कैसे होती हैं, अब हमारी बॉडी के अंदर molecular movements कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। अब ये जो molecular movements चलती रहती हैं वो कैसे हैं, मूवमेंट्स जो होती हैं जो कि बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमारी नेकेड आई को विजिबल नहीं है लेकिन वो हमारी बॉडी में हो रही हैं। वायरसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो वायरसेस हैं जब हवा में है बेटे, एयर के अंदर है, आसपास है, तब वो नॉन लिविंग है, क्योंकि वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट सेल में आ जाते हैं तो वो होस्ट सेल में आते ही वो क्या बन जाते हैं, लिविंग बन जाते हैं। तो देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट देयर लाइफ स्टेटस, कि वो हमारे लिविंग में आते हैं या फिर नॉन लिविंग के अंदर आते हैं। तो ये हमारे वायरसेस के अंदर एक हमारे कंट्रोवर्सी है वायरसेस की। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी क्यों है, देखो बेटे, हमारी जो बॉडी है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, हमारे पास सेल्स हैं, हमारे पास टिश्यूज हैं, हमारे पास ऑर्गन्स हैं। अब जो वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं उसको हमारा जो बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते रहते हैं, और अगर कोई भी ये ऑर्डर हमारा ब्रेक हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारी जो बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमेशा रिपेयर और मेंटेनेंस का फंक्शन बॉडी में चलता रहता है। वो हर टाइम चल रहा है, चाहे हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम सोए हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, तब भी हमारी बॉडी जो है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर के फंक्शंस करती रहती है। अब लाइफ प्रोसेस हमारे कौन कौन से हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस मींस जो प्रोसेसेस हेल्प करेंगे इन द सस्टेनमेंट ऑफ लाइफ, की हमारी लाइफ चलती रहे। अब जैसे सांस लेना बंद हो गया थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, खत्म कहानी। ऐसे ही खाना नहीं मिले किसी को 15-20 दिन तो क्या होती है, वो भी बॉडी हमारी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है, ऐसे ही एक्सक्रीशन है। तो ये हमारे मेन प्रोसेसेस हैं विच आर नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, जो कि बहुत जरूरी है। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये सारे चारों के चारों प्रोसेस हैं, तो ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब जो मेंटेनेंस हमारी बॉडी में लगातार चलती जा रही है, उस मेंटेनेंस के लिए
हमेशा हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एनर्जी चाहिए ताकि ब्रेक डाउन और डैमेज को क्या किया जाए? प्रिवेंट किया जाए। और जो एनर्जी है वो आती है आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो यानी कि जो एक्सटर्नल सोर्स है एनर्जी का दैट इज फूड। तो फूड से हमें एनर्जी मिल जाती है। अब जो रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ हैं वो भी आउटसाइड से मिलते हैं। तो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वी गेट फ्रॉम द आउटसाइड। और कोई भी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर दैट इज कार्बन बेस्ड, क्योंकि मेन जो हमारा फूड है दैट इज कार्बन बेस्ड। सो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड आवर फूड इज ऑल्सो कार्बन बेस्ड। फूड सोर्सेज जितने भी हैं दे ऑल आर कार्बन बेस्ड। ठीक है। अब है हम लोग न्यूट्रिशन करेंगे। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स कि बेटे प्रोसेस जिससे हम खाने को अंदर ले रहे हैं, है ना। आप खाना आउटसाइड द बॉडी से हम लोग इनसाइड लेके जा रहे हैं, तो वो कैसे लेके जा रहे हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, यानी कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ठीक है। अब तुमने अमीबा देखा होगा, है ना। अमीबा क्या करता है? वो सीधा फूड को अंदर ले जाता है। हम क्या करते हैं? रोटी तोड़ी, चावल या दाल लिया, मुंह में अंदर डाला, बाहर ही तो हमारे एंजाइम्स ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं ना, तो हम खाना अंदर। तो ये जो हमारे पास न्यूट्रिशनल है तो वो हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारा 3 टाइप से होता है। ठीक है। अब न्यूट्रिशन प्रोसेसेस में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो भाई अब खाना है, खाने को ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो तोड़ेगा ना। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जनरली जो होती हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस। और उनके अंदर कई बार ऑक्सीजन यूज होती है, कई बार नहीं होती है। और कुछ सब्सटेंसेस जो कि हमारे, जिनको हम क्या कहते हैं? कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट। तो हमारे जो बायो में आते हैं दे आर बायो कैटालिस्ट, जो कि हमारे उन ऑर्गेन, जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब जो न्यूट्रिशन है हमारे पास 2 टाइप का है, एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तुम लोगों को मालूम ही है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फूड, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाए। ये नहीं कि मम्मी तुम्हारी ऑटोट्रॉफ हो गई, नहीं, मम्मी खाना खुद बनाती है लेकिन प्लांट से तो लेती है ना। तो ऑटोट्रॉफ मीन्स जो अपना इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करें। सो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, तो तुमको ये जरूर लिखना है कि ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स that prepare their food by themselves using inorganic raw materials। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जरूर लिखोगे और उसको वो किस में कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनिक में करता है। तो ये दोनों चीजें हमने लिखनी है कि दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनऑर्गेनिक में मेन क्या क्या होता है? CO2 एंड वाटर होता है। अब देखो बेटे, हमारे जो ऑटोट्रॉफ्स है ना उसका एग्जांपल है, तुम लोगों को पता ही है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी कह देते हैं। तो साइनो बैक्टीरिया वो भी अपना खाना क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। ऐसे ही हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो भी अपना खाना खुद बनाती है, वो भी ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में ही आती है। अब हम लोग चलते हैं हेट्रोट्रॉफिक पे। अब हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स जो ऑटोट्रॉफ्स का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उन्होंने जो बनाए थे उनको यूटिलाइज करते हैं। तो यानी कि और हेट्रोट्रॉफ्स दे यूटिलाइज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड बाय आवर ऑटोट्रॉफ्स। तो वो हैं हमारे हेट्रोट्रॉफ्स। अब जो ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए इन्होंने, इसको वो बायो कैटलिस्ट जो हैं वो क्या करेंगे? बायो कैटलिस्ट उनको ब्रेक डाउन कर देंगे। और इसके एग्जाम हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। एग्जांपल हमारे एनिमल्स एंड फंजाई। अब हमारे पास जो हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप का है बेटे। 3 टाइप में न्यूट्रिशन कैसे होता है हमारा? एक होता है हमारा होलोजोइक, जो हम लोग करते हैं, अमीबा करता है। तो होलोजोइक में क्या है कि हम पूरा खाना अंदर ले जाते हैं, फिर अंदर बॉडी में डाइजेस्ट होता है, दैट इज होलोजोइक। फिर हमारा होता है एक सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का एग्जांपल ये हमारी फंजाई है। तो सेप्रोफिटिक के अंदर फंजाई हमारी खाना
बाहर ही क्या करती है, डिकम्पोज कर देती है, फिर सब्सटेंसेस अंदर जाते हैं। और एक होते हैं हमारे पैरासाइट्स, यानी कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो जिसके अंदर पैरासाइट दूसरे का खाना खाते रहते हैं, दूसरे को वीक बना देते हैं, जैसे लाइस है, जैसे बेड बग्स हैं, जैसे टिक्स हैं। टिक्स जो होते हैं एनिमल्स के अंदर होते हैं। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर पक्षी ऊपर बैठा हुआ होता है और वो कुछ कुछ खा रहा होता है। सो दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सबसे पहले। अब ऑटोट्रॉफिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बताओ भाई फटाफट। अब फोटोसिंथेसिस होता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कार्बन और वाटर लेते हैं, कहां से, CO2 से कार्बन, और पानी रूट्स के थ्रू सॉइल से लेते हैं। क्लोरोफिल की एनर्जी, क्लोरोफिल सन से एनर्जी लेता है और हमारे पास ऑर्गेनिक फूड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को तो कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मींस the conversion of CO2 and water into carbohydrates in the presence of sunlight by chlorophyll, right? So chlorophyll, CO2, 6 CO2 plus 12 H2O, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है बेटे, C6H12O6, ठीक है, और 6O2 और 6 वाटर, यानी कि 12 वाटर लिया और 6 पानी बाहर भी आ गया, है ना। और इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तुम लोग देख रहे हो बच्चे क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। तो जो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं ना, जो कहते हैं कि ग्रो करो, प्लांट्स उगाने चाहिए ताकि हमारा पोल्यूशन फ्री रहे, क्योंकि जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी तो ऑक्सीजन मिलेगी। तो ऑक्सीजन जो है हमारी प्लांट्स के थ्रू आती है। तो प्लांट्स के थ्रू किस प्रोसेस से आती है, फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस है ना बेटे, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बने, अब पौधे ने खाना बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स बने, सन से एनर्जी ली और इसने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सारा का सारा खाना वो खुद उसी टाइम नहीं खा जाएगा, कुछ वो एक्स्ट्रा भी बनाता है। एक्स्ट्रा को हम स्टोर करते हैं, एक्स्ट्रा को जो प्लांट्स हैं वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो ये स्टार्च है, इट सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। तो जो स्टार्च है वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व होता है प्लांट का। बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में सारा खाना जो हम लोग ज्यादा ज्यादा कभी कभी खा लेते हैं, तो सारा तो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती ना, क्योंकि या तो हम बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तब तो हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। लेकिन अगर हम बैठे ही रह रहे हैं सारा दिन, तो हमारी बॉडी भी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। तो स्टार्च इज द इंटरनल फूड रिजर्व ऑफ प्लांट्स and glycogen is the internal food reserve of human beings. अब फोटोसिंथेसिस के जो 3 इवेंट्स है तुम लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से बता रही हूं मैं तुम लोगों को, याद रख लेना। जरूरी नहीं है कि तीनों इवेंट्स सीक्वेंस में हो, और बहुत जरूरी है ये तीनों इवेंट्स। सबसे पहला तुमको दिख ही रहा है कि ये हमारा प्लांट की ग्रीन लीव्स हैं, वो क्या कर रही हैं, ये एनर्जी, सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, सो लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है दैट एब्सॉर्ब्स लाइट एनर्जी। तो प्लांट्स हमारे लाइट एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जरूरी नहीं है बेटे कि सारे स्टेप्स सीक्वेंस में हो। अब देखो, ये हमारी लाइट एनर्जी है, सन से आ रही है। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये केमिकल एनर्जी में। सो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्प्लिट हो गई, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है जिसके अंदर स्प्लिटिंग, तुमको वर्ड यही यूज करना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही हमको यूज करना है वर्ड कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको 2H2 और O2 भी लिख सकते हो और H2 प्लस हाफ O2 भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। जब हम 2H2 प्लस O2 लिखेंगे तो 2 वाटर लिख दिया, मैंने यहाँ 1 वाटर लिखा है तो हाफ O2 प्लस H2 कर दिया, ठीक। थर्ड स्टेप होता है हमारा
कि CO2 का रिडक्शन। अब CO2 में तो हाइड्रोजन नहीं है ना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में तो हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो इसलिए CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मींस हाइड्रोजन का एडिशन। सो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये सीक्वेंस चेंज हो जाती है, जैसे हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं बेटे, डेजर्ट प्लांट्स हमारे, ये तो हमारा नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अब जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं, अब भाई डेजर्ट में क्या है, दिन में बहुत गर्मी है, अगर अब ये जो सारा का सारा गैसियस एक्सचेंज होता है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब अगर हमारे प्लांट्स ने दिन में ही स्टोमेटा ओपन कर दिया तो क्या होगा, दिन में स्टोमेटा ओपन करते उसका सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए डेजर्ट प्लांट दिन में अपने स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, और हमारे पास वो रात को CO2 का इंटेक करते हैं, रात को, तो उनके अंदर जो इंटेक ऑफ CO2 है वो रात को होगा, बाकी नॉर्मल प्लांट्स के अंदर दिन में ही हो जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि these steps do not take place immediately one after the another। और डेजर्ट प्लांट्स पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डेजर्ट प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अदर रीजन, राइट। और किसी भी तरीके से मतलब वो पूछ लेगा। तो अब ये हमारे पास कैक्टस है, कैक्टस हमारा डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है तो रात को CO2 क्या ले रहा है, अंदर ले रहा है। समझ आ गया, तो ये हमारा तो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया। अब असेंशियल कंपोनेंट्स तुमको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल है, एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। एक हमने एक्टिविटी भी की है इस चैप्टर में, तो उस एक्टिविटी के अंदर हमने यही दिखाया है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, जिसमें तुम वेराइगेटेड प्लांट की लीव्स लेते हो, है ना, फिर उन लीव्स को क्या करते हो, बॉइलिंग वाटर में डाल देते हो, फिर बॉइलिंग वाटर के बाद उसको बॉइलिंग अल्कोहल में डाल देते हो। तो वो एक्टिविटी एक बार एनसीईआरटी से तुम लोगों ने जरूर करनी है, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। अब है हमारे पास बेटे स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम है, स्टोमेटा जो है टाइनी पोर्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस बट आल्सो ऑन द स्टेम्स एंड रूट्स। और जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहां से होता है, गैसियस एक्सचेंज दैट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। सो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। और जो गार्ड सेल्स हैं, दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब देखो ये हमारी गार्ड सेल है, ये क्या है, गार्ड सेल। अब ये जब गार्ड सेल तुम्हारी पानी एब्जॉर्ब कर लेगी तो ये ऐसे थोड़ी मोटी हो जाएगी, तो ये स्टोमेटा खुल गया। गार्ड सेल ने पानी लूज कर दिया तो ये ऐसे हो गई। अब जब ऐसे हो गई तो ये हमारी स्टोमेटा क्लोज हो गया। तो ये हमारे पास, तो ये जो ग्रीन ग्रीन है बेटा ये है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और किडनी बीन शेप्ड, यानी कि जो तुम्हारा राजमा है ना वैसी वैसी शेप होती है हमारे गार्ड सेल्स की। ठीक है, अब गार्ड सेल्स जो होते हैं, जो हमारे स्टोमेटा है, उनको रेगुलेट करते हैं, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। और स्टोमेटा से जो वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, फ्रॉम द स्टोमेटा is called transpiration, right? So in the form of water vapors, it is called transpiration. अब है वाटर जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट सॉइल से लेते हैं, लेकिन सिर्फ पानी से तो काम चलेगा नहीं ना। तुमको मैं रोज पानी 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 दे दूं, या प्लांट्स को भी तुम लोग सिर्फ पानी दे दो, खाद ही नहीं दो, तो खाद क्यों देनी पड़ती है, मिट्टी में ही तो डालते हो ना खाद, फर्टिलाइजर कुछ भी डालते हो, क्योंकि सिर्फ पानी और CO2 से तो सिंपल, एक तुम्हें जैसे रोज रोटी और पानी या चावल और पानी दिया जाए तो तुम्हारे को विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी बॉडी में। बिल्कुल वैसे ही बेटे हमारे प्लांट्स को भी, उनको भी सिर्फ पानी और CO2 नहीं चाहिए, उनको भी नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। और ये सारी चीजें वो कहां से लेते हैं, ये सारी चीजें वो सॉइल से लेते हैं। तो सॉइल से क्या क्या लिया, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये सारी चीजें हमारे प्लांट ने सॉइल से ले ली।
अब देखो, न्यूट्रिशन जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, कि कैसा खाना मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एंड हाउ इट इज ऑब्टेन। यही जो तुमको मैंने पहले भी बताया। सो ये जो है हमारा ब्रेड मोल्ड, मशरूम या यीस्ट, ये हमारे क्या करते हैं बेटे, खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो देयर इज एक्सटर्नल ब्रेक डाउन एंड देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को, इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज सेप्रोफिटिक। सो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय आवर ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम। ये तुम लोगों को एक्टिविटी कराई भी होगी, तुम लोग घर पे भी कर सकते हो। ब्रेड ले लो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो और अपना कहीं पे भी डार्क में रख दो 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन बाद जब उसको निकालोगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही सड़ा हुआ सा निकलता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, उसके ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक है ना, दिस इज ब्लैक मोल्ड। इसको जब स्लाइड में देखेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर स्पोरेंजिया वगैरह, स्पोर्स वगैरह बने होते हैं। ठीक है, अब है इंटरनल ब्रेकडाउन। जैसे हम लोग हैं, जैसे एनिमल्स हैं, तो ये हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो होलोजोइक में दे टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। तो जब इनसाइड द बॉडी ले जाएंगे, फिर उसके बाद खाने को ब्रेक डाउन करेगा एंजाइम्स, और फिर एसेंशियल चीजें उसमें से लेके ब्लड में डाल देगा। अब है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मीन्स दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। तो प्लांट्स में भी हो सकते हैं और हमारे ये एनिमल्स में। प्लांट्स में तो तुम लोगों ने एक सुनी होगी अमरबेल, हिंदी में कहते हैं जिसको, और जिसको हम लोग कस्क्यूटा, कस्क्यूटा हम लोग साइंटिफिक नेम है उसका। तो ये देखो हमारे पास ये कस्क्यूटा है। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों के ऊपर पतली पतली येलो येलो कलर की कुछ बेल जैसा चिपका हुआ रहता है। सो दैट इज अमर बेल या फिर कस्क्यूटा जिसको कहते हैं। लीच देखी होगी, बारिश के दिनों में बहुत लीच आ जाती है ना, ये चिपक गई तो फिर खून चूसती रहती हैं। ये टिक्स जो एनिमल्स के ऊपर होते हैं, भैंसों पे, गायों पे, है ना, और बर्ड्स उनको बैठ बैठ के चुग चुग के खाते रहते हैं। लाइस हैं, ह्यूमन बींग्स के सरों में हो जाती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो कई बार ये कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है। और ये टेप वॉर्म है बेटा। टेप वॉर्म तो हमारा जो कैबेज वगैरह होता है, इसके अंदर इसके एग्स मिलते हैं। तो टेप वॉर्म कहीं भी मतलब बहुत हार्मफुल होता है बेसिकली, है ना। तो ये हमारा टेप वॉर्म इज ऑल्सो पैरासाइट। जो भी पेट के कीड़े हैं तुम्हारे बेसिकली वो सारे पैरासाइट हैं। खिलाते हैं ना, एक डी वॉर्मिंग की गोलियां खा लो, है ना, तो वो यही होती है हमारी। अब हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जैसे हम लोग अमीबा का न्यूट्रिशन करेंगे। सो नाउ व्हाट इज अमीबा। अमीबा तुमको मालूम ही है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसका शेप कैसा भी हो सकता है। तो ये अपने पूरे बॉडी सरफेस से कहीं से भी खाना ले लेगा, यानी कि यहां से, यहां से, यहां से, किसकी शेप कैसी भी हो सकती है। सो ये जो अमीबा है हमारा, ये हमारा कहीं से भी खाना ले लेता है। तो ये हमारा अमीबा जो है पूरे थ्रू आउट इट्स सरफेस से खाना लेगा। अब ये क्या बनाता है बेटे, फिंगर लाइक टेम्परेरी एक्सटेंशंस, जिनको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। सो स्यूडोपोडिया जो होते हैं हमारे, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनाता है जिसके अंदर फूड आ जाता है। अभी ये देखो, ये हमारा स्यूडोपोडिया है, दिस इज स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया इसने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे 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 कर दिया, तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया, उसके अंदर इसने खाने को भर लिया। फिर ये खाना अंदर चला गया, ये बंद कर देगा। जब खाना इसके अंदर चला गया, फिर यहाँ एक फूड वैक्यूल बना देगा। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स होंगे और वो एंजाइम्स उस फूड को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये हमारा अमीबा का है। बिल्कुल ऐसे ही पैरामीशियम एक होता है। पैरामीशियम इज ऑल्सो ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर पूरी बॉडी में बेटे सिलिया होते हैं। ये देखो, ये जो छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर सिलिया। अब ये सिलिया ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं, और ये भी पानी में ही रहता है, तो खाने को यहाँ तक ले आते हैं। ये उसका माउथ है। तो यहाँ से वो खाना अंदर चला गया, और जब यहाँ से अंदर गया तो यहाँ अंदर डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पैरामीशियम। अब आ जाओ बेटे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके खत्म होता है। इसको हम लोग गट भी कह देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कह देते हैं। ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, है ना, एंड इट एंड्स एट द एनस। अब देखो इसके डिफरेंट पार्ट्स, देखो लेबलिंग यहाँ किया हुआ है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, बना लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार लेबलिंग आ जाती है और सिर्फ लेबलिंग डायग्राम को बार बार देख के करोगे तो याद करना थोड़ा मुश्किल है। 2 बार हाथ से प्रैक्टिस कर लो, जिसकी ड्राइंग खराब भी है वो भी अच्छी ड्राइंग बना लेगा 2 बार करने से। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब ये देखो, माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ में टंग है, फिर माउथ में बक्कल कैविटी है, मुंह खोलो आ करते हैं तो दैट इज बक्कल कैविटी। फिर ये लंबी सी ट्यूब आती है जिसको हम लोग ईसोफेगस कह देते हैं। ईसोफेगस के बाद हमारा आ जाता है बेटे स्टमक। स्टमक के बाद है हमारा स्मॉल इंटेस्टिन में स्टमक खुलता है। स्मॉल इंटेस्टिन, ये जो चाउमीन जैसा, नूडल्स जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन फिर खुलता है बेटे हमारा लार्ज इंटेस्टिन में। ये जो है, ये वाली जो बाउंड्री सी है, दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टिन। और लार्ज इंटेस्टिन के बाद यहाँ एनस है, तो एनस से इजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये अब स्मॉल इंटेस्टिन में 3 ऑर्गन्स, लीवर का सिक्रीशन जाता है स्मॉल इंटेस्टिन में और पेनक्रियाज का जाता है। गोल ब्लैडर जो है हमारा, वो भी ओपनिंग इसी के अंदर खुलती है, लेकिन गॉल ब्लैडर जो है बाइल को स्टोर करता है। अब जिन लोगों का गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है ना, उनको कह देते हैं जी आप लोग तला हुआ नहीं खाओ, यानी कि स्टोन निकलता है और ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, तो वो उनको कहते हैं भी तला हुआ मत खाओ, क्योंकि बाइल गॉल ब्लैडर स्टोर करता है जो लीवर में बनता है, और बाइल का काम होता है फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना। तो अब जब बाइल स्टोर नहीं हो रहा तो फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। देखो, एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस, डिफरेंट फंक्शंस। अब जो हमारा फूड का डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। अब तुम किसी मिठाई की दुकान के आगे से जा रहे हो, है ना, कई बार कहते हो कि भैया मेरे मुंह में तो पानी आ गया, गोलगप्पे देख के पानी आ गया, जलेबी देख के आ गया, या जो भी आजकल के बच्चों का मेनली चॉकलेट देख के होता है। तो ये जो है हमारे पास, जो ये है, तो ये हमारा जो सलाइवा है, तो ये सलाइवा जो है ये जो सिक्रीट होता है उसी को हम लोग कहते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, सलाइवा। उसी को तुम लोग कह देते हो जी मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना। अब जो भी हम खाना खाते हैं ना बेटे, खाने का टेस्ट हमारा, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं नोज में, स्मेल से खाने का टेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास सलाइवा में सलाइवा हो गया, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेस हो गया। अब सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है, इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, और जो तुम्हारी जीभ है, आज जब खाना खाओगे तो ध्यान देना कि जीभ का क्या काम है। जीभ क्या करती है, खाने को सलाइवा के साथ थोरोली मिक्स करने का काम टंग का है। और जो तुम्हारे टीथ हैं वो क्या करते हैं, दे क्रश द फूड, उनका काम है फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश कर देना। अब आ जाओ बेटे कि खाना मुंह से आगे गया, अब आगे ईसोफेगस आ गया। ईसोफेगस के अंदर जो मसल्स होते हैं उनके अंदर इनवर्ड मूवमेंट होता रहता है, और वो जो इनवर्ड मूवमेंट है उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स, या फिर सिंपल वर्ड्स में इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस। सो पेरिस्टॉल्सिस इज द rhythmic contraction of the muscles of the esophagus or of the gut that push the food inside. So ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज पेरिस्टॉल्सिस, ये याद करना है। अब आ जाओ बेटे स्टमक। अब जब तुम लोग भी, जब मैगी वैगी बनती है तो सबको चाहिए होता है बहुत सारा खाना मिले, ऐसे ही तुम्हारा स्टमक भी है, जब उसको खाना मिल रहा है तो वो एक्सपैंड कर जाता है कि भाई खूब सारा खाना आ जाए। तो स्टमक, इट इज अ लार्ज ऑर्गन एंड इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स। जब फूड आता है उसमें तो वो एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, और जो मस्कुलर वॉल्स हैं
इसकी स्टमक की, दे हेल्प इट इन मिक्सिंग, फूड को मिक्स करते हैं। अब स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं स्टमक वॉल में जो है वो 3 चीजें रिलीज करते हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, घरों में भी यूज करते हैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए, जर्म्स मारने के लिए। तुम्हारा पेट भी तुम्हारे बॉडी में एसिड को यूज करता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। दूसरा HCl का काम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस कर देना, ताकि पेप्सिन, पेप्सिन इज ए प्रोटीन, जो प्रोटीन का एक्शन के लिए पेप्सिन बहुत जरूरी है। पेप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जरूरी है, लेकिन पेप्सिन को मीडियम कैसा चाहिए, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए। और वो जो एसिडिक मीडियम है कौन प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तुम्हें पता चल गए, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है म्यूकस। अब म्यूकस ही नहीं होगा तो हमारा स्टमक की लाइनिंग तो बहुत सॉफ्ट है ना, अब एसिड है, एसिड तो किसी भी चीज को कोरोड कर देगा, तो तुम्हारी जो स्टमक की लाइनिंग है वो कैसे बचेगी। उसको बचाने के लिए भी नेचर ने, हमारी बॉडी ने क्या बनाया है, एक म्यूकस प्रोड्यूस किया। तो म्यूकस जो है स्टमक की वॉल्स पे लाइन हो जाता है, तो म्यूकस से हमारी स्टमक की जो वॉल्स हैं वो क्या रहती हैं, प्रोटेक्टेड रहती हैं और एसिड से बची रहती हैं। सो म्यूकस जो है it prevents the stomach from the action of acid. अब हम चलते हैं बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और छोटे से एरिया में प्रेजेंट होता है क्योंकि हाईली कॉइलिंग हो गई। जैसे तुम्हारी नूडल्स हैं, खोलो तो कितनी लंबी हो जाएंगी, और लेकिन हाईली कॉइल्ड है तो छोटा सा पैकेट बना जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। शायद नूडल वालों ने स्मॉल इंटेस्टाइन से ही कोई इंस्पिरेशन लिया होगा, है ना। अब लेकिन इसकी लेंथ जो है वेरी करती है। ये जो हमारे ग्रास ईटिंग एलिमेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रूमिनेंट्स, तो रूमिनेंट्स में ये लॉन्गर है क्योंकि उनको क्या करना है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है। और ये जो हमारे फैट, यानी कि जो हमारे नॉन, ये एनिमल ईटिंग है, जो कार्निवोर्स हैं, इनके अंदर शॉर्टर लेंथ होती है इसकी, क्योंकि इनको क्या डाइजेस्ट करना है, फैट एंड प्रोटीन्स। तो फैट एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन इजी है, इसलिए इनके अंदर छोटी। अब जो रूमिनेंट्स है इसमें 50 to 60 मीटर्स है, और कार्निवोर्स में 6 to 7 मीटर्स है। हमारे ह्यूमन बींग्स में भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इन ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो 6 to 7 मीटर्स, राइट। सो इसकी लेंथ डिपेंड करती है। अब यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन केस ऑफ हर्बीवोर्स, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अभी मैंने तुमको बताया कार्बोहाइड्रेट्स का भी डाइजेशन होता है, फैट्स का भी होता है, प्रोटीन्स का भी होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कहां कहां से क्या क्या चीजें मिलती हैं, है ना। जैसे तुम लोगों को, तुम लोग क्या करते हो, मम्मी से अलग पैसे मांग लिए, पापा से अलग पैसे मांग लिए, बिल्कुल ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारा यही काम कर रहा है। लीवर से कुछ ले रहा है, पेनक्रियाज से कुछ ले रहा है, ठीक है, और तभी तो ये सारे काम कर पा रहा है ना। अब देखो बेटे, जो लीवर है हमारा, लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। अब जो बाइल जूस है उसका क्या काम है, बाइल जूस का हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके मीडियम को एल्कलाइन बनाता है। जो पीछे हमने स्टमक में पढ़ा था पेप्सिन, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन को बेसिक अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो ये हमारा बाइल जूस उसको अल्कलाइन बनाता है। बाइल जूस का एक दूसरा काम है, बड़े बड़े ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। सो ये ग्लोब्यूल्स वर्ड ही यूज करना है तुम लोगों ने, ठीक है। सो दैट कन्वर्ट्स larger fat globules into smaller fat molecules and this process is called emulsification. इसको हम emulsification बोलते हैं, ठीक है। तो emulsification से क्या होगा, एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रिएटिक जूस क्रिएट होता है, और इसके के अंदर ट्रिप्सिन है, लाइपेस है, ठीक।
अब इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल जूस, और वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर एब्जॉर्प्शन। अब सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, अमाइनो एसिड्स बन गए, फैटी एसिड्स बन गए, ग्लिसरॉल बन गया। अब ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? ब्लड में जाएंगी, तो तभी तो हमें बॉडी में एनर्जी आएगी। ब्लड में नहीं गया तो क्या हुआ? अब इनर लाइनिंग जो हमारे इंटेस्टिन की है, स्मॉल इंटेस्टिन की है, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे। तो ये फिंगर लाइक, अब मैं कैसे बना रही हूँ, एक मैं तुमको, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ही तो है, ये हमारी ट्यूब है, तो इसके अंदर ये हमारी ऐसे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। ये तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, सो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये सरफेस एरिया को एब्जॉर्ब बढ़ा देती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। अब कोई भी चीज जब एब्जॉर्प्शन करेगी तो उसके लिए उसके अब जाना तो ब्लड में ही है सारा कुछ, तो इसीलिए जहां पे भी एब्जॉर्प्शन होता है ना बेटे, अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भी, किडनीज में भी है एब्जॉर्प्शन, हमारे लंग्स के अंदर भी गैसेस का डिफ्यूजन है। तो जहां भी एब्जॉर्प्शन होना है वहां पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इसीलिए उस चीज की शेप, वो जो बॉडी के अंदर एक ऑर्गन के अंदर स्ट्रक्चर है, उसकी शेप इस तरीके से होती है कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो इसीलिए विलाई का हमारा ऐसा है। और हमारे पास विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, तो वो ब्लड वेसल से भी सप्लाई होते हैं, ठीक है। सो विलाई आर ऑल्सो सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स सो दैट मोस्ट ऑफ द फूड, जो ये हमारे कंपोनेंट्स बने हैं, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, तो उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। ये हमारा विलाय का स्ट्रक्चर है, देख लो, ठीक है। तो विलाय के अंदर ये ब्लड वेसल्स, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड वेसल्स है। अब है हमारे पास लार्ज इंटेस्टिन। लार्ज इंटेस्टिन जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, किस में से? जो हमारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल रह गया, उसमें से हमारा लार्ज इंटेस्टिन क्या करेगा बेटे? वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और एनस के थ्रू इजेक्शन हो जाता है, और एनस के थ्रू वेस्ट का इजेक्शन होगा, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर याद रखना, सो एनल स्फिंक्टर के से ये रेगुलेट होता है। ये तो था तुम्हारा बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम, मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। एंजाइम्स वगैरह सब याद रखने हैं तुमको, कहाँ पे कौन सा एंजाइम सिक्रीट हुआ है, वो एक ये टेबल बना दी गई है, ये टेबल ध्यान दे लेना कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि कौन सा एंजाइम कहाँ सिक्रीट हुआ, उसने कैसा एक्शन लिया, कैसा मीडियम चाहिए था। तो जैसे ये ट्रिप्सिन है, इसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए, ठीक है। और ये जो तुम्हारा पेप्सिन है, इसको एसिडिक मीडियम चाहिए। और दोनों ही हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, ट्रिप्सिन भी और हमारा पेप्सिन भी। अब चलते हैं हमारा बेटे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? अब कुछ बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग तो अब जैसे मैं सांस ले रही हूं, तुम लोग सांस ले रहे हो, इनहेल और एक्सेल जो हम करते हैं, दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स gaseous exchange, simple oxygen in, CO2 out, that is breathing, ठीक है। यानी कि इनहेल एंड एक्सेल इज ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? जो तुमने खाना खाया, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बना, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो एनर्जी निकलती है, तो वो जो एनर्जी लेने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। समझ आया? तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस अच्छे से समझ लेना बेटा।
ठीक है, तो ब्रीदिंग मीन्स सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल, और रेस्पिरेशन मीन्स बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो अब रेस्पिरेशन का पर्पस क्या होना चाहिए कि भाई हमारा जो खाना हमने खाया तो हमारी हर सेल को क्या मिलनी चाहिए, एनर्जी, तभी तो हमारे लाइफ प्रोसेस चलेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो सब ऑर्गेनिजम्स में होता है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल that is converted into a 3 carbon molecule called pyruvate, and this pyruvate conversion of glucose into pyruvate is called glycolysis and it occurs in the cytoplasm। बहुत इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, और ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, हर सेल में होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कन्वर्जन 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अब उसके बाद पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा बेटा। अब पायरुवेट दो तरीके से ब्रेक कर सकता है, एक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा उसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यीस्ट के अंदर जब तुम्हारी मम्मा भटूरे बनाती हैं, है ना, तो यीस्ट डाल देती हैं, केक बनता है तो यीस्ट डाल देते हैं, आजकल इनो भी डलने लग गया है ना। तो बेसिकली फर्मेंटेशन, तो और अल्कोहल वाली फैक्ट्रीज में भी यीस्ट यूज होता है, तो यीस्ट का काम है फर्मेंटेशन करना। So fermentation is always done by the yeast in the absence of oxygen, and that is anaerobic respiration. So this is anaerobic respiration. So pyruvate is converted into ethanol and CO2, right? So this is in the yeast cells. ठीक है, अभी हम इसको एक माइंड मैप से बना के दिखा देंगे। सेकेंड है हमारा एनारोबिक, ही हमारी मसल सेल्स में होता है। बहुत देर दौड़ लगा ली, खेल के आ गए, तो हमने जब बहुत विगरस एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद हमारी जो मसल सेल्स है ना, उनके अंदर भी जो है पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और हमारे जो क्रैम्प्स होते हैं, है ना, कई बार क्रैम्प्स आते हैं ना, तो क्रैम्प्स किस वजह से आते हैं, क्रैम्प्स आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। समझ आ गया। अब है बेटे हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, जो अभी हम सांस ले रहे हैं, तुम लोग ले रहे हो, कोई एनिमल्स ले रहे हैं, तो वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। सो रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन is called aerobic respiration। और एरोबिक में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनारोबिक से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है हमारा पायरुवेट। ठीक है, अब ये हमारा माइंड मैप टाइप से है। देखो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो गया बेटे, पायरुवेट में, विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है, नहीं समझ आया तो बता देना। तो देखो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन हर एक में होगा, और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म में। अब एनारोबिक दो तरीके से होगा, मसल सेल्स में तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, मसल क्रैम्प्स इसीलिए होते हैं। ठीक है, तो कई बार हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं, तो उसका कारण फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड है। यीस्ट सेल के अंदर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ तुम्हारे को खुली हवा मिली हुई है, इसलिए पूरा कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, CO2 और वाटर और एनर्जी बन गया। अब है बेटे
एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में। नाउ व्हाट इज एटीपी? कई बार पूछ लेंगे व्हाट इज एटीपी। अब जैसे हमारे पास पैसे हैं, है ना, करेंसी है, ऐसे हमारी सेल्स की भी तो करेंसी है, उनके पास एनर्जी है, तो उनकी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो है दैट इज एटीपी। सो एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारा, तो अब तुमको कुछ खरीदना है, फटाफट पैसे देते हैं हम लोग, आजकल यूपीआई आ गया, टक टक टक, है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सेल्स के पास क्या होता है? एटीपी होता है, तो विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो हमारी जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से। जैसे हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं वो पैसे देते हैं, है ना, कहते हैं ना, तो वही हमारे पास, हमारी सेल्स के पास भी एक करेंसी होती है दैट इज एटीपी। अब एटीपी एनर्जी रिलीज कैसे करेगा ये हमको ध्यान देना है। देखो बेटे, एनर्जी, अब एटीपी जो होता है ना, एटीपी के अंदर एक ये होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये बॉन्ड बनाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ। जब ये वाला बॉन्ड, ये फॉस्फोरस लिंकेज ब्रेक होती है यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 30.5 किलोजूल पर मोल। So 30.5 kilojoule per mole of energy is released when this phosphorus bond is broken, right? तो ये जो टर्मिनल फॉस्फोरस बॉन्ड है, लिंकेज है, फॉस्फेट लिंकेज है, ये हमारा जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ट्राइफॉस्फेट है ना, तो एक जो थर्ड फॉस्फेट है वो ऐसे लिंक्ड है, तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे 30.5 किलो जूल एनर्जी एक मोल के साथ रिलीज होती है। एंड सेलुलर फंक्शंस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में भी यूज हो जाती है। कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्सेस में भी ये यूज होती है, और बहुत सारी हमारी जो है, यानी कि ये हमारी सेल पूरा मैकेनिकल, लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हमारी एक बैटरी प्रोवाइड करती है, ऐसे ही हमारी सेल को ये भी सारे टाइप से एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब आ जाओ बेटे गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है? देखो, अब जो हमारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑक्सीजन ले ली अंदर, ऑक्सीजन ले ली, रेस्पिरेशन हुआ, CO2 बनी। अब CO2 बाहर भी तो लानी पड़ेगी ना, तो वो CO2 को बाहर फेंकना और O2 को अंदर लेना, वो हमारा ऑर्गेनिजम्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। और प्लांट्स के अंदर भी हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है, और वो उनके अंदर थ्रू देयर स्टोमेटा होगा और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस से होगा। ठीक है, प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये हमारा सेल सरफेस है, इधर CO2 ज्यादा है, इधर O2 ज्यादा है, तो O2 इधर आ गया, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हायर कंसेंट्रेशन, यहाँ हायर कंसेंट्रेशन अगर O2 की है और इधर लो है, तो O2 हायर से लोअर की तरफ मूव कर जाएगा। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड प्लांट रिक्वायरमेंट। आप देखो बेटा, दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है और खाना भी बन रहा है, तो उनको CO2 भी चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई उसी से वो रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन में जो CO2 प्रोड्यूस हुई उसको खाने में भी ले लेते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन गो साइड बाय साइड ड्यूरिंग द डे टाइम, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स को छोड़ के रात पे सारे के सारे प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते, सिर्फ CO2 एलिमिनेट करते हैं। तो नाइट पे जनरल प्लांट्स में हमारे नो रेस्पिरेशन, नो फोटोसिंथेसिस, ओनली रेस्पिरेशन, और डे टाइम पे दोनों प्रोसेस हो जाएंगे। अब आ जाओ एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत फास्ट होता है। रीजन ये है
क्योंकि उनको कौन सी ऑक्सीजन यूज करनी है, दे हैव टू यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, और इसीलिए, और उसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, इसीलिए उनका रेट क्या होता है, ब्रीदिंग का रेट बहुत फास्ट, भाई फटाफट आ जाए ऑक्सीजन, फटाफट आ जाए, तो ये हमारा उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट है। अब जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें बहुत फास्ट होता है, तुमने देखा है ना फिश को, फिश एकदम ऐसे 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 कर रही होती है, तो उसका क्या रीजन है, क्योंकि वो बेटे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर लेते हैं, और वाटर में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जो होती है वो बहुत थोड़ी होती है, इसीलिए उनका जो रेट है वो फास्टर होता है। जो हमारे फिश हैं वो क्या करते हैं, दे टेक वाटर थ्रू देयर माउथ, फिर उस पानी को गिल्स में से लेके जाते हैं, वो फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक। और जो भी चीज एब्जॉर्प्शन के लिए होगी, मैंने पीछे भी बताया था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे, कि एक तो वो फाइन एंड डेलिकेट होगी, दूसरा ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, और तीसरा उसका शेप ऐसा होगा कि सरफेस एरिया को वो बढ़ाएगा, एंड these are generally placed in the body so that they are protected, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड भी होते हैं, तो बॉडी के अंदर अंदर प्लेस्ड होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स। अब हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है पता है कहां से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, सो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होगा। अब जो हमारा एयर पैसेज है नोज के अंदर, दैट इज सराउंडेड बाय हेयर, देखते हो ना, तो वहां पे फाइन हेयर्स होते हैं, वो एयर को फिल्टर कर देते हैं, एंड ऑल्सो देर इज म्यूकस लाइनिंग, अब रेत है, मिट्टी है, कुछ भी है, तो सब अंदर चला जाएगा लंग्स में, तो लंग्स में जम जाएगा, इसीलिए हमारे जो नोस्ट्रल्स हैं वहां पे म्यूकस होता है, एंड दैट इज लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन। अब वहां से चलता है लंग्स की तरफ, तो यहाँ पहले थ्रोट में आएगा, एंड थ्रोट से फिर वो लंग्स में जाता है। ये देखो बेटे, ये हमारा ट्रकिया है, ये लंग्स है, ये देखो दिस इज ट्रकिया, और ये है हमारे लंग्स। अब ट्रकिया के अंदर तुमको ये डिटेल उसमें दिख रहा है कि कुछ कुछ रिंग्स से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये जो रिंग्स हैं हमारे, दे आर कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और ये किस लिए होते हैं, ये इसलिए कि बहुत सॉफ्ट है ये हमारी ट्रकिया, ताकि इट डज नॉट कोलैप्स। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर आर प्रेजेंट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द ट्रकिया, सो दैट ट्रकिया डज नॉट कोलैप्स। अब आगे हमारे जो लंग्स है, ट्रकिया जो है आगे दो में डिवाइड हो रही है, दिख रही है तुमको, दो ब्रोंकाई बन रहे हैं, ब्रोंकाई दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रोंकाई में से फिर आगे और ब्रांचेस निकल रही हैं जिनको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं बेटे, ऐसे सिंपल सा ऐसे है ना, तो ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हो गए, और ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में ये एल्वियोलाई हैं, ठीक है, तो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है कैसा है, एल्वियोलाई दे हैव बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, फिर से वही बात है, एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, समझ आ गया। तो पहले ट्रकिया नॉस्ट्रल से स्टार्ट हुआ, फिर ट्रकिया आ गया, ट्रकिया के बाद ब्रोंकाई आ गया, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स आ गया, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई आ गया। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, याद कर लेना है तुम लोगों ने, और बहुत अच्छे से, बहुत इजी है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अच्छे से पढ़ोगे तो 15-20 मिनट में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एल्वियोलाई क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, तो तुमको पहले ही समझ आ जाएगा कि भाई जो भी चीज सरफेस एरिया बढ़ा रही है, यानी कि वहां पे या तो कुछ एक्सचेंज हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ पे दे प्रोवाइड a surface where exchange of gases takes place। जहां पे भी एक्सचेंज होगा, जो भी सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, पता है ब्लड वेसल्स ज्यादा आने चाहिए, अभी 2 बार बताया पहले भी, तो ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए। फिर अगर हम एल्वियोलर सरफेस को खोल दें तो कम से कम 80 मीटर स्क्वायर एरिया बन जाएगा,
80 मीटर स्क्वायर फॉर द गैसियस एक्सचेंज। अब आ जाओ बेटे, गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म, ये बहुत ध्यान देना। तुम लोग सांस लो, बैठे हुए हो ना, एक बार सांस लो, तुमको कुछ फील होगा। देखो ऐसे, है ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है ताकि एयर बहुत ज्यादा अंदर चली जाए। ठीक, तो अब तुम लोग बैठे हुए हो, सांस लो और देखो सांस लोगे तो क्या होगा, हमारी रिब्स ऊपर चली जाएंगी और डायफ्राम नीचे हो जाएगा, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है तो मैक्सिमम एयर इनटेक हो जाता है। तो सांस लेके हमेशा देखते रहो कि रिब्स कहाँ जा रही हैं। लंबा सांस लो बैठे बैठे और देखो कि रिब्स कैसे मूव कर रही हैं, रिब्स ऊपर की तरफ, डायफ्राम नीचे की तरफ, ताकि भाई एरिया बड़ा हो जाए। एक चीज ऊपर हो गई और दूसरा नीचे, ऐसे तो एरिया हमारा इंक्रीज हो गया। जब एरिया इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन अंदर, एयर अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो अब ऑक्सीजन जो है हमारी, वो ब्लड ले लेता है और सारी बॉडी सेल्स में चला जाता है। लेकिन हर टाइम हमारे लंग्स के अंदर एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। क्योंकि बेटे जब भी हम ब्रीदिंग साइकिल है, एक बार छोड़ रहे हैं एक बार ले रहे हैं, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसा टाइम भी तो आएगा जब कुछ नहीं हो रहा होगा। तो उस टाइम पे भी हमारे लंग्स के अंदर सफिशिएंट टाइम, मतलब कि जब रेजिडुअल वॉल्यूम इसीलिए है कि देयर मस्ट बी सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एंड CO2 रिलीज। तो इसीलिए उस टाइम पे हमेशा देयर इज ऑलवेज अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। समझ आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो मैं इनहेलेशन का बता रही थी कि जब हम इनहेल करते हैं तो रिब केज मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, डायफ्राम फ्लैटन्स, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज कर जाएगी, प्रेशर हमारा एल्वियोलाई में डिक्रीज कर जाएगा, तो वो और अच्छे से एयर को अंदर ले लेंगे। जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, देखो रिब केज मूव्स डाउनवर्ड्स, ये याद रखना है। डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा एंड वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज कर जाएगी एंड एयर मूव्स आउट। समझ आ गया? अब है बेटे ट्रांसपोर्टेशन। देखो बेटे, एक्सचेंज की बात आती है तो हम लंग्स के केस में बताते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ CO2, कि भैया एल्वियोलाई के अंदर ऐसे होता है, ऐसे होता है कि जहां ऑक्सीजन का ब्लड प्रेशर कम है उस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा चली जाएगी, जिधर CO2 का प्रेशर कम है उधर CO2 ज्यादा आ जाएगी। लेकिन जब भी ट्रांसपोर्ट की बात हो ना, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर हमको ये बताना होता है कि भाई कैसे वो एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा, है ना। एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखना कि ट्रांसपोर्ट बोल रहा है या एक्सचेंज बोल रहा है। तो ट्रांसपोर्ट जो बोलते हैं ना, ऑक्सीजन जो है इट इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और आयरन के साथ ऐसे 4 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। समझ आया? तो ये हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है और हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको ऑक्सीजन बहुत अच्छी लगती है। हाई एफिनिटी, एफिनिटी मींस लव, तो इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन को चिपका लेता है। सो इट इज, और हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसीज में प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इन द आरबीसीज, इन द विथ हीमोग्लोबिन। लेकिन जो हमारी CO2 है इट इज ट्रांसपोर्टेड मोर, इट इज soluble in water, so it is transported in dissolved form in our blood। तो ये ट्रांसपोर्ट जब भी आएगा ये पूछ बताना है तुमको। दूसरा बेटे, सिंपल डिफ्यूजन जो है, व्हाई सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन और गैसियस एक्सचेंज इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनिजम्स। तो क्यों नहीं है? क्योंकि बेटे ऑक्सीजन डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। अब जब स्लो प्रोसेस है और वो पूरी बॉडी के सेल्स तो बाहर नहीं होते ना मल्टी सेलुलर के केस में, अब हमारा हार्ट अंदर, किडनी अंदर, रिब्स अंदर, लंग्स अंदर, है ना। तो अब हर सेल के पास कैसे ऑक्सीजन चली जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि सारा सरफेस
जो है, जो हमारा है, इसीलिए कांटेक्ट में नहीं है एटमॉस्फेयर के, इसीलिए हमारा सिंपल डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं होता। सो कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स, इसीलिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है हमारा, तो ब्लड के थ्रू हमारा फूड एंड ऑक्सीजन दे आर टेकन अप एट द वन पार्ट बट सप्लाई टू द बॉडी थ्रू द ब्लड, ठीक है। एंड वेस्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर देता है। अब हमारा पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट, एंड हार्ट का साइज क्या होता है, साइज ऑफ आवर फिस्ट, इट इज, तो हमारी ये मुट्ठी है ना ऐसे, बस इतना बड़ा है हमारा हार्ट, ठीक है। ये तुम्हारा हार्ट है, 4 चैम्बर्स हैं, दिख रहे हैं, ये वॉल्व्स हैं बेटे, ये जो दिख रहा है ना, ये वॉल्व्स हैं। तो ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अपर पार्ट को एट्रियम कहते हैं, लोअर पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। दिस इज एट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल, और ये हर टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे वॉल्व्स हैं, दीज आर वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होते हैं कि बैक फ्लो रोक देते हैं, ऑरिकल से आया बंद, वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल से सिर्फ एक ही तरफ जाएगा फिर, ठीक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है जो तुमको देखना है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, ये जो तुमको मैंने वॉल पिछले डायग्राम में दिखाए थे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपने आप को जब तुम बैठे हुए हो ना, तो सोचो कि तुम, जो तुम्हारा लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट एट्रियम है, जो तुम्हारे राइट हैंड साइड की तरफ पार्ट होगा वो राइट एट्रियम। तो ऊपर वाले पार्ट्स को एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं, एट्रियम या फिर ऑरिकल, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। अब लेफ्ट साइड यहाँ रेड कलर से दिखा रखी है, राइट साइड ब्लू कलर से, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आप देखो बेटे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वर्ड जहां आ जाए इसका मतलब लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और इसमें ला देती हैं ऑरिकल में। ये ऑरिकल जब ब्लड लेता है तो एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंड करके ये ब्लड बहुत सारा ले लेगा, फिर ये आगे इसमें वेंट्रिकल में भेज देगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इसका ये वॉल्व बंद हो जाएगा जब इसमें ब्लड आ गया तो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला वॉल्व खुलेगा यहां से, ये ऐसे, और यहां से ब्लड जो है हमारा इधर आयोर्टा की तरफ चला जाएगा। अब आयोर्टा है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ले जा रही, तो लंग्स से ब्लड आया कहां, वाया पल्मोनरी वेन। सो लंग्स से ब्लड आ गया तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आयोर्टा। आयोर्टा जो है हमारी पूरी बॉडी की सबसे बिगेस्ट आर्टरी है, और ये सारे ब्लड हमारे अलग अलग टिश्यूज को ब्लड भेज देती है। सो ऑल द टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजने का काम आयोर्टा का। आया कहां से, लंग्स से आया, और लंग्स में लंग्स के पास से हार्ट में किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन। वैसे तो हम लोग कहते हैं वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सिर्फ पल्मोनरी वेन एक ऐसी एक्सेप्शनल वेन है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो लंग्स से आ रही है, ठीक है। वेन्स का काम होता है ऑर्गन से हार्ट की तरफ आना। अब लंग्स से जो चीज आएगी तो वो प्योर ही ब्लड लेके आएगी, तो लंग्स से हमारे पास प्योर ब्लड आ जाता है। अब इसके बाद ब्लड पूरी बॉडी में चला गया, पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा हो के वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी ये है,
और वेना केवा फ्रॉम द अपर बॉडी ये है, ये दोनों यहाँ से ब्लड राइट ऑरिकल में डाल देते हैं। राइट ऑरिकल में जब ब्लड लेगा तो एक्सपेंड कर जाएगा, फिर अंदर ब्लड यहाँ आएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ चला गया बच्चे, ये चला गया लंग्स के पास वाया पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों का फंक्शन बाकी सारी आर्टरीज और वेन से डिफरेंट है, ये तुमको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शनल है। पल्मोनरी वेन जो है हमारी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ये तुमको ध्यान रखना है, ये मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बना दिया है, इधर देखो। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आयोर्टा बॉडी के पास। अब एक साइकिल तो ब्लड की यही हो गई ना बेटा, कि इधर से आया और इधर से घूम गया। दूसरा वेना केवा फ्रॉम द बॉडी, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। तो ये देख रहे हो, तो हमारी हार्ट के अंदर ब्लड दो बार आता है एक साइकिल में, एक बार ऑक्सीजनेटेड, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब ये कि एक साइकिल में हार्ट में जो है ब्लड दो बार आएगा, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो ड्यूरिंग वन साइकिल ब्लड कम्स ट्वाइस इन आवर हार्ट एंड दिस इज डबल सर्कुलेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है। अब आ जाओ, हमारा कौन कौन सी ट्यूब्स हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज। सो ट्रांसपोर्ट जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अभी तक हम हार्ट कर चुके हैं। ब्लड जो है हमारा, ब्लड के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। ब्लड के अंदर CO2 है, डिजोल्व फॉर्म में आती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। अब जो हमारी प्लाज्मा है, प्लाज्मा फूड ट्रांसपोर्ट करती है, प्लाज्मा CO2 ट्रांसपोर्ट करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रांसपोर्ट करती है। तो ब्लड का ये सारा काम है, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हमारा ब्लड करता है। प्लेटलेट्स जो है वो क्या करती हैं, ब्लड क्लोटिंग, है ना, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। तो ब्लड, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो इंजरी पॉइंट्स पे ब्लड लॉस को मिनिमम करने का काम किसका है, हमारे प्लेटलेट्स का है, और वो प्रेशर को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। वेंट्रिकल्स जो थे हमारे हार्ट के, उनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिक एंड मस्कुलर वॉल्स, क्योंकि उनको जो ब्लड करना है ना, भेजना है, दैट इज अंडर वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, आप वॉल्स जो है, वॉल्स किस लिए हैं, दे एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट बैक फ्लो। ठीक है, डबल सर्कुलेशन हम लोग कर चुके हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, जो हमारे एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में, और हम लोगों में 4 चैम्बर्ड है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे। ये डायग्राम बहुत बार आया है एग्जाम में, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये कैपिलरीज है, देखो आर्टरीज जो होती हैं दे डिवाइड इनटू कैपिलरीज एंड कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स। ठीक है, सो आर्टरीज जो हैं डिवाइड हो रही हैं, और जो वेन्स हैं कैपिलरीज जॉइन करके वेन में बन रही हैं। अब ये देखो, ये तुम्हारा लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट से आयोर्टा है, आयोर्टा से ब्लड गया टू द बॉडी, बॉडी में फिर ये आर्टरीज जो हैं डिवाइड होके कैपिलरीज, और हर पार्ट में कैपिलरीज ज्वाइन होके वेन बन जाती हैं। तो इसीलिए जो ब्लड एक्सचेंज है वो कहाँ हो रहा है, इन थ्रू कैपिलरीज हो रहा है। समझ आया, सो कैपिलरीज के थ्रू हमारा ब्लड एक्सचेंज हो जाता है। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि हार्ट के अंदर पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ब्लड लेके आएंगी, फिर वो अयोर्टा के थ्रू बॉडी में जा रहा है। बस हमको सिंपल सा एक सिंपल डायग्राम हार्ट का छोटा सा बना देना है, 4 पार्ट दिखा दोगे और बस ऐसे ही कैपिलरीज दिखानी है और कुछ नहीं। तो दिस इज डबल सर्कुलेशन।
ये 3 चैम्बर्ड हार्ट ऐसा होता है, देखो ये 2 चैम्बर्ड और वेंट्रिकल एक ही होता है उनमें। ऑरिकल्स दो दो होते हैं लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है, इसीलिए इनमें थोड़ी बहुत मिक्सिंग ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की हो जाती है, इसीलिए इनकी एफिशिएंसी हमसे कम होती है। अब आ जाओ बेटे ब्लड वेसल्स। आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स बिकॉज उनको अंडर प्रेशर ब्लड को कैरी करना पड़ता है। वेन्स हमारी पतली होती हैं, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, दे हैव थिन वॉल्स बिकॉज ब्लड इज नॉट अंडर हाई प्रेशर, and they have walls so that blood flows in only one direction. There is no backflow of the blood. Capillaries, they are smallest vessels, one cell thick and exchange of materials. अभी बताया था ना पिछले डायग्राम में कि जो arteries हैं they divide to form capillaries and capillaries they join to form veins. तो capillaries के अंदर हमारे पास exchange of materials जो भी होगा वो capillaries के अंदर होगा. This is the difference between arteries and veins. They carry blood, अभी किया था. ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी हमारी एक्सेप्शनल है, तो ये सारा तुम लोगों ने कर लेना है. एक थिन हमारे पास ल्यूमेन है, नैरो ल्यूमेन है और वाइडर ल्यूमेन है, ठीक है. अब आ जाओ बेटे लिम्फ. लिम्फ के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक और जो फ्लूइड है दैट इज लिम्फ. लिम्फ जो है कहां बनता है? जब प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सम ब्लड सेल्स एस्केप थ्रू द कैपिलरीज और वो टिश्यूज के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना ब्लड में से, क्या होगा? कैपिलरीज है, कैपिलरीज में से कई बार थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा सा प्लाज्मा आरबीसीज को छोड़ के, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटे इंटरसेलुलर टिश्यूज सब स्पेसेस के अंदर आ जाते हैं और वो हमारा क्या बन जाता है? लिम्फ बन जाता है और कुछ नहीं है. और सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बिकॉज आरबीसीज नहीं होते इसलिए कलरलेस रहता है और इसमें थोड़ा सा कम प्रोटीन रहता है. अब ये अब आ गया इंटरसेलुलर स्पेसेस में, उसके बाद ये कहां जाएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा और जो कि ज्वाइन करेंगे लार्ज लिम्फ वेसल्स और वो फिर बड़ी वेन्स में खुल जाएगा. फंक्शंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन कैरी करता है और एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. अगर हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बहुत ज्यादा फ्लूइड आ जाएगा तो उसको वापस से किस में भेज देगा? ब्लड के अंदर भेज देगा. अब चलते हैं हम बेटे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो ये अब तक क्लियर हो गया हार्ट क्या है क्या नहीं है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, लिम्फ है, ठीक है. ऑरिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, ऑरिकल वेंट्रिकल का डिफरेंस हो गया. ये सारा अच्छे से बहुत सिंपल है. डबल सर्कुलेशन है. फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक. जैसे जैसे चैम्बर्स बढ़ते गए ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता गया, बिल्कुल वैसे ही क्या हो गया? एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती गई, ठीक. तो अब तुम लोगों ने क्या करना है? अब मैं पूछती हूँ तुमसे, चलो भाई वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक क्यों होती हैं बताओ? फटाफट अपने आंसर्स लिखते जाना, ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स? मेन दो डिफरेंसेस लिख दो, अपनी नोटबुक में ही लिखते चलो. Why the walls of ventricles are thick, veins are thin and arteries are thick? What is the difference between a vein and a pulmonary vein? Normal vein and a pulmonary vein. Why oxygenated and deoxygenated separation of blood is necessary in human beings? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटे जो तुमको फटाफट फटाफट करने होंगे, ठीक है. अब चलते हैं बेटे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए तो ठीक है, बट लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट के लिए दिक्कत आती है.
अब बहुत बड़ा सा पेड़ है, उसमें डिफ्यूजन से नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए एनर्जी नीड्स एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो बेटे, प्लांट्स की जो एनर्जी है बहुत कम रिक्वायर्ड है, दे डू नॉट मूव, उनके अंदर बहुत सारा नॉन लिविंग पार्ट होता है, डेड सेल्स होती हैं, इसीलिए उनके अंदर थोड़ा स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चल जाता है। लेकिन हमारे अंदर तो नहीं चलेगा ना स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसीलिए एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का स्पीड वेरी करता है, थोड़ा क्या बहुत ही वेरी कर जाता है। अब आ जाओ, वस्कुलर टिश्यूज है हमारे प्लांट्स के अंदर, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ रहे हैं। जाइलम, जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सॉइल में वाटर है, सॉइल में मिनरल्स है, तो वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। वेसल्स एंड ट्रकीट्स होते हैं हमारे जाइलम में। आप वेसल्स एंड ट्रकीट्स एक कंटिन्यूअस सिस्टम बना देते हैं, चैनल बना देते हैं, और वहां से हमारा नीचे से पानी जो है ऊपर की तरफ चलता जाता है, और मिनरल्स भी। आप देखो बेटे, ये कोई मैं प्लांट ऐसे जनरल बना रही हूँ, इसकी रूट्स बना रही हूँ। आप जो रूट्स है प्लांट्स की रूट्स जो है कांटेक्ट में है सॉइल के। अब इन्होंने यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करा, पानी के ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब किया, तो जब पानी यहाँ से गया तो यहाँ कंसेंट्रेशन कम हो गई, तो नीचे से और ये पानी लेंगे। अब नीचे से पानी लेंगे तो नीचे कम हो गई कंसेंट्रेशन, तो इस तरीके से एक कंसेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता जाता है, और ये वाटर ऊपर की तरफ मूव करता जाता है। सो देयर इज ए कंसेंट्रेशन डिफरेंस दैट ड्रॉज वाटर इनटू द रूट जाइलम, ठीक है। और एक कॉलम बन जाता है, एक रूट प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो कि रूट प्रेशर जो है नाइट के टाइम ज्यादा काम करता है। अब दिन के टाइम क्या होता है, पेड़ के पास क्या है, स्टोमेटा ओपन है, वाटर वेपर्स जा रहे हैं, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो ट्रांसपीरेशन से ऊपर पानी का वैसे ही कम हो गया अमाउंट। जब पानी का अमाउंट कम हो गया तो एक सक्शन क्रिएट हो गया, और वो सक्शन जो है दिन के टाइम ट्रांसपीरेशन पुल इज द मेजर फैक्टर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और रात के टाइम पे हमारा क्या होता है, दिस रूट प्रेशर। तो तुमको ध्यान रखना है कि दिन के टाइम ट्रांसपीरेशन पुल, और रात के टाइम वाटर की मूवमेंट के लिए रूट प्रेशर, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। ये देखो, ये हमारी रूट्स है, ये पानी ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ कम हो गया, फिर नीचे से आ गया, इस तरीके से ये पानी ऊपर चला गया, ठीक है। अब आ जाओ बेटे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हमारा फ्लोएम के थ्रू होता है। सो लीव्स, फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो वाटर का मूवमेंट था दैट वाज यूनिडायरेक्शनल, जो ये फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट है दैट इज बाई डायरेक्शनल। ये किसी भी, इधर भी जा रहा है फूड, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ठीक है। अब फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन पानी वाले में सिंपल क्या था, एक ट्रांसपिरेशन पुल, एक रूट प्रेशर। लेकिन फूड का जो ट्रांसपोर्ट है ना बेटे, दैट रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है। अब जैसे मटेरियल सुक्रोज जो है वो फ्लोएम टिश्यू में गया, अब फ्लोएम टिश्यू में वहां पे उसने क्या कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया तो पानी अंदर जाएगा। अब जब पानी अंदर जाएगा तो मटेरियल जो है, तो नीचे वाले जिनमें लोअर प्रेशर था उनके अंदर फिर से ये मटेरियल चला जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लांट की नीड्स के अकॉर्डिंग देयर इज मूवमेंट ऑफ। अब जैसे यहाँ पे पहले सुक्रोज था, अब सुक्रोज यहाँ ज्यादा हो गया तो पानी अंदर आ जाएगा। अब जब पानी अंदर आ गया तो अब आगे क्या होगा, यहाँ पे वाटर एंटर कर गया। अब मटेरियल जो है जहां पे कम प्रेशर है वहां वहां मूव करता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा शुगर का मूवमेंट होता रहता है। समझ आ गया?
अब सबने खाना खा लिया, खाना डाइजेस्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी तो हमारी सेल्स बनाती हैं ना बेटे। तो वो जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे? तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जनरली ये हमारे नाइट्रोजिनस मटेरियल्स होते हैं, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। और जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से भी अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में वही सेल सरफेस है, खाना भी वहीं से खा रहा है, सांस भी वहीं से ले रहा है और एक्सक्रीशन भी वहीं से कर रहा है। ठीक है। तो वो सराउंडिंग वाटर में फ्रॉम द बॉडी सरफेस अपना एक्सक्रीशन कर देते हैं। लेकिन बड़े ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये देखो ये अमीबा है, वहीं ऐसे स्यूडोपोडिया बनाए थे खाने के लिए, ऐसे यहां से बाहर निकाल दिया इसने। ठीक है। लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, दे नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द एक्सक्रीशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? दो किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। फिर हमारा यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनीज, a pair of ureters and a bladder and urethra। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है। ये हमारी लेफ्ट रीनल आर्टरी है और ये हमारी लेफ्ट रीनल वेन है। ठीक है। किडनीज एब्डोमेन में है। देखो ध्यान से इस डायग्राम को फिर से, ये डायग्राम है ना, तो कहाँ पे? ये एब्डोमेन में, यहाँ कहीं किडनीज हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, और जैसे लंग्स हमारे CO2 बाहर निकालते हैं, ऐसे ये हमारे यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड निकालते हैं। ठीक है। तो ये हमारे एब्डोमेन में है ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। अब नेफ्रॉन, जैसे लंग्स में एल्वियोलाई थे, स्मॉल इंटेस्टिन में विलाई थे, किडनी के अंदर हमारे नेफ्रॉन है। सो नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट ऑफ द किडनीज। और नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है? एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। उसके अंदर एक जाली होती है ब्लड वेसल्स की, कैपिलरीज का क्लस्टर होता है जिसको कहते हैं ग्लोमर्यूलस, और बाउमेंस कैप्सूल जो है फिल्टरेट को कलेक्ट करता है। और हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स विच आर पैक्ड टुगेदर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज बाउमेंस कैप्सूल। ये हमारी रीनल आर्टरी है। ठीक है। यहां से इसके पास ब्लड आया, इन्होंने यूज करा, सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद तुम लोग पहले जब डायग्राम बनाओगे ना, तो पहले तुम ये येलो वाला पार्ट जो है ये बना लेना, जो कॉइल्ड कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद तुम लोग ये रेड वाला पार्ट बनाना। ठीक है। रेड से हमारी किडनी नेफ्रॉन के पास ब्लड आया, और ब्लड जो है उन्होंने यूज करा, सारा कुछ एब्जॉर्ब किया, काम हुआ। और उसके बाद जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इधर चला गया वेन के अंदर, और वो वेन आगे चली जाएगी। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और जो ये है ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है। यानी कि जिसके अंदर हमारा एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है। तो सबसे पहला यूरिन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि फिल्टरेट, यहाँ ये छलनी जैसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ कुछ कुछ चीजें छन जाएंगी, बाकी का जो हमारा ब्लड है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है। येलो वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल फिल्ट्रेट जो आया उसके अंदर ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और बहुत सारा पानी होता है। तो जब ये हमारा इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में से पास हो रहा होता है, देख रहे हो कितनी कॉइलिंग है, तो जब इसमें से पास हो रहा होता है तो इसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस दे आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब, और जो यूरिन है वो आगे आगे ऐसे फ्लो करता जाएगा।
अब जो है हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है, तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो इसके अंदर है, और बाकी का क्या होता जा रहा है, इधर चलता जा रहा है ब्लड हमारा, और यहां से आया था यहां से, और ये ब्लड इधर इधर जाता जा रहा है, और बाकी का जो वेस्ट है वो यहाँ मूव करता जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके अंदर तो रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि कितना वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब यूरिन फ्रॉम ईच किडनी वो कहाँ एंटर करता है, यूरिटर में, यूरिटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में ये तब तक स्टोर होता है जब तक प्रेशर फील नहीं होता, एंड देन इट पासेस आउट थ्रू द यूरेथ्रा। अब देखो इधर, यहां पे क्या हो रहा है बेटे, ये यूरिन जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे, तो इधर से ये ऐसे चला जा रहा था, है ना, यूं, और ये फिर यहाँ से ये हार्ट में चला जाएगा, और यूरिन यहां से आके ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी किडनी काम कर रही है। तो ये किडनी को भी तो प्योर ब्लड चाहिए होता है, ये प्योर ब्लड है, वो यहाँ इसने यूज भी करा। उसके बाद ये किडनी के अंदर जो फिल्टर विल्टर हो गया, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड इस वेन में चला जाएगा। ठीक, अब आर्टिफिशियल, अब कई लोगों की किडनी क्या हो जाती है, डैमेज हो गई, खराब हो गई, है ना, तो उनका डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस जो होता है, रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो वो क्या करते हैं, एक जो ये डायलिसिस होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, उस ट्यूब्स में से ये ब्लड को पास करते हैं। उन ट्यूब्स में इन्होंने क्या फिल किया होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड, और उसके दोनों वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं, उनके साइड में से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब इस फ्लूइड के अंदर जो ये है ब्लड जो है अपना वेस्ट डालता जाता है, और उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन नहीं है बस, तो ब्लड प्योर हो गया, क्योंकि उसमें से इम्प्योरिटीज हमारे इस फ्लूइड में निकल गई, तो हमने इस फ्लूइड को अलग कर लिया और ब्लड हमारा प्योर हो गया। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो है, जो डायलाइजिंग फ्लूइड लेते हैं उसका कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड जैसा होता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते। अब जब हमने उसके आसपास से ऐसे ब्लड को सर्कुलेट किया, तो हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन का तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन ब्लड के अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, तो अब डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर हमारे ब्लड में से जो है वो पार्टिकल्स चले गए, और इस तरीके से हमारी आर्टिफिशियल किडनी काम करती है। अब हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है, ऑक्सीजन जनरेट हुई फोटोसिंथेसिस में, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है। CO2 प्रोड्यूस हुआ रेस्पिरेशन में, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर रिमूवल हुआ ट्रांसपिरेशन से, तो वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल है। लीव्स जो मर गई वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरीके से कुछ सॉइल के अंदर भी वो डाल देते हैं, और रेजिन्स एंड गम्स, जो हम लोग गम के लड्डू वड्डू खाते हैं, गोंद के लड्डू जिसको कहते हो, वो भी प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो चिपके हुए होते हैं। सो दीज ऑल आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये था बेटे हमारा पूरा चैप्टर, है ना, तो इसको तुमने बहुत अच्छे से कर लेना है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी वे है बनाने का, कि तुम पहले बाउमेंस कैप्सूल और येलो कलर में जो तुम्हारी बुक में बना हुआ है वो कॉइल्ड पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट बना दो, फिर उस कॉइल्ड पार्ट के आसपास से वो आर्टरी और वेन बना दो, बस। तो ये था हमारा चैप्टर। कोई डाउट्स हो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और एक हमारी ऐप भी है बेटे, ऐप पे भी जा सकते हो, वहां पे अपने टेस्ट दे सकते हो, तो वहां पे तुमको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा है, अच्छे से करना, छोटे 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 क्वेश्चंस आएंगे, और मैंने एक एक लाइन को अंडरलाइन किया है, जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग रोक रोक के इसके नोट्स बना सकते हो और लिख सकते हो। थैंक यू बेटा।